तो बात को ध्यान से समझा जाए, जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है कि स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट है, कहानी है और पैसेज समझ गए, वर्ड की हिंदी पता है और इजीली हम लोग ऑप्शन पुट कर लिए। लेकिन आज का जो क्लोज टेस्ट है कोई स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट है नहीं, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पर है, अर्थव्यवस्था पर है। तो यहाँ पर वर्ड का यूज भी जानना है, पैसेज को भी समझना है और एक पॉजिटिव थॉट भी रखना है क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो अगर कोई ऑप्शन किसी भी बच्चे का गलत होता है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है कि मेरा क्यों गलत हुआ, सीखना है, क्योंकि ये सीखने के लिए है। हर ऑप्शन से सीखने को मिलेगा कि आइंदा से ऐसा पॉइंट आए तो हमें क्या करना है। कल क्लोज टेस्ट में जो बताया गया था, गो, अप्रोच, उसके अलावा आइडिया, एडवाइस, ये सारी बातें, फिर कीप अप विद, कीप पेस विद, वो सब याद है ना जी सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। अब ध्यान दिया जाए इस क्लोज टेस्ट पर। देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है KVP। KVP है ना, एक बार देख लेने तो पहले कौन कौन है क्लास में। KVP चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है KVP। KVP, इसके बारे में जहां तक हमको समझ में आता है कि जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उनको पता होना चाहिए और उनको पता भी होगा। यहाँ लिखा हुआ भी है किसान विकास पत्र, KVP। इस पूरे लाइन की हिंदी अगर समझी जाए तो लिखता है कि ए न्यू अवतार। अवतार एक हिंदी का वर्ड है। अगर अवतार को इंग्लिश में बोला जाए तो हम कह सकते हैं इनकारनेशन। इंग्लिश में अवतार को इनकारनेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसेज में इनकारनेशन ना लिख करके सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अवतार लिख दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल वर्ड है। अ न्यू अवतार ऑफ किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र का एक नया रूप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लागू किया गया, शुरू किया गया। तो सरकार के द्वारा किसान विकास पत्र का एक नया रूप, एक नया अवतार, एक नया, है ना, आकार शुरू किया गया सरकार के द्वारा। टू पीपल, लोगों को कुछ करने के लिए। टू सेव मोर इज वेलकम, यानी टू सेव का मतलब होता है बचत करना। KVP, किसान विकास पत्र, शुरू क्यों किया गया उसके बारे में बता रहा है कि लोगों को कुछ करने के लिए, ताकि वो सेव कर सके। सेव मतलब जमा कर सके। क्या जमा कर सके, ये बहुत अंडरस्टैंडेबल लाइन है, कोई भी लड़का समझ सकता है कि किसान विकास पत्र क्या होता है और सरकार इसको क्यों लॉन्च कर रही है और ये लोगों को किस काम के लिए मोटिवेट करता है। और ये जो सेव वर्ड है, यहाँ पे किस चीज को सेव करने की बात हो रही है। किसान विकास पत्र से हम समझ सकते हैं कि यहाँ हमें पैसा सेव करने के तरफ मोटिवेट किया जा रहा है। तो टू सेव मोर इज वेलकम, यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पे ध्यान देंगे। टू सेव मोर इज वेलकम, फुल स्टॉप। किसान विकास पत्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है लोगों को कुछ करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके, पैसे को जमा कर सके। और ये बातों का बहुत भारी मात्रा में स्वागत भी किया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोर इज वेलकम, और ये किसान विकास पत्र को
बड़े मात्रा में, बड़े रूप में, बड़ा ही जय जयकार मिला है। यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि इज वेलकम, मतलब बहुत भारी मात्रा में इसको जय जयकार भी दिया गया है। तो ये लाइन हमको समझ में आता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के वर्ड्स पर फोकस करेंगे। एक वर्ड है पहले तो इनकाउंटर। इनकाउंटर का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है इनकाउंटर मतलब किसी से मुलाकात होना, मेरी आपसे मुलाकात हुई, इनकाउंटर। दूसरा मतलब इनकाउंटर का होता है मुठभेड़। मुठभेड़ जैसे पुलिस इनकाउंटर में वो मारा गया। तो घुमा फिरा कर बात एक ही है, मेरी आपसे मुलाकात होती है तो इनकाउंटर, या मेरी आपसे मुठभेड़ हो रही है यानी आमने सामने लड़ाई हो रही है तो भी वहां मुलाकात ही हो रहा है, इनकाउंटर। एक सी ऑप्शन में वर्ड है इनेमोर, है ना। इनेमोर के स्पेलिंग पैसेज में जब जो आप लोग के पास है उसकी स्पेलिंग थोड़ा गलत टाइप हो गई थी तो मैंने यहाँ सुधार दिया, इनेमोर। ENAMOUR नहीं होता है बल्कि ENAMOR, इनेमोर। इनेमोर का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो खुश करना या आनंदित करना। खुश करना या आनंदित करना। अब जैसे कि आनंदित करना या खुश करना हिंदी तो समझ में आ गया। इस पर मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, थोड़ा आप एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू सी व्हाई ही इज enamored of her। यह सेंटेंस में लिखा गया, इट इज डिफिकल्ट टू सी, यह देखना बड़ा कठिन है, क्यों ही इज enamored of her, वह उससे इतना खुश है। यानी मैं अगर तुमसे खुश हूं तो हम लिखते हैं आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। इनेमोर्ड वर्ब का तीसरा रूप है, और आप जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं सबको पता है कि वर्ब का तीसरा रूप एडजेक्टिव होता है। तो ही इज इनेमोर्ड, वह खुश है, ऑफ हर। हर यहाँ देखिए हैप्पी अपने साथ विद ले रहा है, इनेमोर्ड अपने साथ ऑफ ले रहा है। अगर इसमें हम हैप्पी लगाते तो क्या करते, इट इज डिफिकल्ट टू सी व्हाई ही इज हैप्पी विद हर, बड़ा देख पाना कठिन है कि वह क्यों उससे खुश है। मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो उससे खुश क्यों है, इस बात को समझ पाना या देख पाना बड़ा कठिन है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एक्चुअली में मेरा उद्देश्य सिर्फ ये दिखाना है कि ही इज इनेमोर्ड ऑफ हर, यानी इनेमोर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। जब हम लोग प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो इनेमोर को मैंने समझा दिया, इनेमोर क्या होता है, आनंदित करना, खुश होना। इनक्रॉच, इनक्रॉच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। अतिक्रमण मतलब आप देखते होंगे कि हर 2 महीने 6 महीने पर प्रशासन की गाड़ी घूमती है चौक पर, धर्मल चौक, बड़ी चौक, शहर के कोने कोने में। और जो दुकानदार अपने दुकान के आगे सीढ़ी बना दिए हैं या अपने दुकान के आगे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, चौकी उकी निकाल दिए हैं, आगे तिरपाल निकाल दिए हैं, अपना काउंटर निकाल दिए हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो प्रशासन क्या करती है कि उनका सामान उठा लेती है, तोड़ फोड़ करती है, सीढ़ी को तोड़ देती है, उनको कहती है कि आपका दुकान जितना एरिया में उतना ही एरिया में रहिए। उसे कहते हैं इंक्रोच। इंक्रोच मतलब गैर कानूनन ढंग से सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लेना। गैर कानूनन तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लेना, उसे ही कहते हैं इंक्रोच। और आपने जब गैर कानूनन ढंग से सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया, जितना में जमीन था उतना में मकान बना लिए और गली में 2 फीट आपने सीढ़ी बना ली, तो वो हो गया गैर कानूनी ढंग से आपने 2 फीट, है ना, जमीन में सीढ़ी बनाई, वो इंक्रोच आपने किया, तो सरकार उसको तोड़ देगी जब इंक्रोचमेंट का काम चलेगा। और एक वर्ड होता है इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, मनोबल बढ़ाना, है ना, मोटिवेट करना, है ना, हिम्मत अफजाई करना, हिम्मत बढ़ाना, ये सारी बातें। मैंने पहला लाइन भी समझा दिया, चारों वर्ड्स का आंसर भी बता दिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपने आखिर दिया क्या है। तो इसके लिए हम पोल का ऑप्शन दे रहे हैं, ABCD। यहाँ पर आप समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है।
मैं ये पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट आंसर बताइए। अगर ये क्वेश्चन कोई गलत करेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एकदम एकदम मूर्ख है, उसके पास दिमाग नहीं है। जल्दी जवाब दें, पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, सब बता ही चुके हैं, जल्दी जवाब दें, टाइम हमारे पास इतना नहीं है। आपके उंगली दबाने पर इतना समय लग रहा है, जब सब पता है तो फटाफट आंसर पुट करें। कृतिका कुमारी और उदित कुमार, कल जवाब दोगे जी? कृतिका कुमारी और उदित कुमार, कल जवाब दीजिएगा, आज जवाब नहीं दीजिएगा, जल्दी जवाब दें। चलिए, अभी तक इन लोग का जवाब नहीं है। उदित कुमार, कृतिका कुमारी सो गया। चलिए, यहाँ मैं आंसर पब्लिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये 71 ऐसे बच्चे हैं, 71 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा इनकरेज। और अगर देखा जाए तो सच में ये आंसर बिल्कुल सही है। एक न्यू अवतार किसान विकास पत्र का जो है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, एक मिनट, लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करे, सेव करे, जमा करे। क्योंकि किसान विकास पत्र में आगे आपको बताया गया है कि आप देख रहे होंगे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8.2, फिर यहाँ देख रहे होंगे 8.7, 2.5 ईयर्स के बारे में कुछ कहा गया है, मैं आगे समझाऊंगा। तो इतना ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो इसलिए ताकि लोग अपना पैसा दूसरे जगह ना खर्च करके, दूसरे जगह सेविंग में ना लगा करके, इन्वेस्ट ना करके किसान विकास पत्र खरीदे और वही पैसा अपना उस इन्वेस्टमेंट के तौर पर किसान विकास पत्र में लगाए। तो उम्मीद करते हैं 5 लोग हैं, ये 5 लोग, हम एक मिनट, ये 5 लोग हैं, इनके पास तो खैर दिमाग नहीं है। बताइए, सी ऑप्शन टिक मारा है, सी का कोई तुक नहीं है। बताइए, इनेमोर, आनंदित करना, कितना अच्छे से समझाएं कि इनेमोर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, उस पर एग्जाम्पल दे दिए, सब कुछ यहाँ दिखा दिए, फिर भी उसके पास दिमाग नहीं है। पता ना वो कौन दिमाग से चल रहा है। ही इज इनेमोर्ड ऑफ हर, मैं उससे खुश हूँ, वह उससे खुश है। यहाँ कहाँ इनेमोर्ड है? यहाँ साफ दिख रहा है कि किसान विकास पत्र शुरू किया गया सरकार के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो पैसा बचाए। तो मैं पूछ रहा हूँ सारे बच्चों से कि एकदम क्लियर है ना जी? यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है, अब ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, इट विल रिड्यूस सम डिमांड फॉर गोल्ड, ये लाइन समझिए। इस लाइन को समझाने से पहले एक बात कहेंगे कि देखो, भारत में जो औरतें होती हैं, चाहे वो हमारी घर की औरतें हों या किसी की घर की, उनको बड़ा प्यार होता है सोने से, गोल्ड से, है ना। इन लोगों को गोल्ड खरीदने का बड़ा शौक है। क्या है कि थोड़ा सा भी पैसा होता है तो ये लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सोना। और सोने को खरीदने के बाद क्या करते हैं कि पहनते भी नहीं है, क्यों भाई, चोरी हो जाएगा, उसको बक्सा में रख देते हैं। तो सरकार को बड़ा लॉस होता है। सरकार को लॉस इसलिए होता है कि गोल्ड खरीदने को तो हमने खरीद लिया, और गोल्ड पर जो टैक्स होता है, जो हम लोग जीएसटी देते हैं, वो तो एक बार दिए, और फिर उस सोने के गहने को हम ले जाकर बक्से में रखते हैं। अब जब बक्से में रख दिए तो वो सालों साल बक्से में पड़ा हुआ है, ना कोई उसको दूसरा खरीद रहा है, ना तीसरा खरीद रहा है, और ना ही उस पर दोबारा सरकार को टैक्स मिल पा रहा है। तो इससे सरकार को बड़ा नुकसान होता था कि सरकार जो है सोना दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रही है, और लोग जो है कि उस सोने को खरीदने के बाद घर में रख दे रहे हैं, और घर में रखने के बाद क्या कर रहे हैं कि उस सोने को एक ही बार सरकार को टैक्स दे रहे हैं। क्योंकि एक बार हमने अंगूठी ली, सरकार को एक बार टैक्स दिया, दोबारा उस अंगूठी पर कोई खरीद बिक्री, जैसे जमीन में क्या होता है कि मल्टीपल टैक्सेस मिल जाते हैं। आधा कट्ठा जमीन हम खरीदे, 2-4 साल बाद उसको बेच दिए, तो क्या हुआ कि उसे दूसरा कोई खरीदा, तो फिर हमको, सरकार को उस पर रेवेन्यू मिल गया। 2-3 महीना वो रखा, फिर तीसरे को बेच दिया तो रेवेन्यू मिल गया। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, लोग खरीद के बक्सा में रख देते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को फोकस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इट विल रिड्यूस, इट कौन, केवीपी, किसान विकास पत्र, इट विल रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करेगा, सम डिमांड, कुछ मांग को, 100% तो नहीं कम कर सकता है, लेकिन कुछ कम हो जाएगा। जब औरतें सोचेंगी, घर के लोग सोचेंगे कि मेरे पास 20,000 रुपया है, तो अभी मान लो कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, सोचेंगे 20,000 रुपया, चलो एक सोने का अंगूठी ले लेते हैं, कहा भाई बुरे वक्त में काम आएगा, बेच देंगे। लेकिन जब उनको केवीपी, किसान विकास पत्र
जब उनके सामने रहेगा तो जरूर है कि वो इस 20,000 रुपए को सोने में ना इन्वेस्ट करके केवीपी में इन्वेस्ट करेंगे। इससे 100% सोने का मांग कम नहीं होगा, लेकिन इट विल रिड्यूस सम डिमांड, कुछ डिमांड को कम करेगा फॉर गोल्ड। यानी गोल्ड की जो मांग है आज हमारे देश में, आपको बता दें भारत सबसे पहला स्थान रखता है गोल्ड के आयात में। सबसे पहला स्थान है भारत का गोल्ड के आयात में। दुनिया में इतना गोल्ड कोई देश आयात नहीं करता है जितना भारत, क्योंकि यहाँ पर औरतें बहुत ज्यादा गोल्ड पसंद करती हैं और खरीदने के बाद उसको बक्सा में रख देती हैं, ना उसको दोबारा यूज भी नहीं करती, इसलिए सरकार को उस पर टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है केवीपी, किसान विकास पत्र। तो ये कुछ डिमांड कम करेगा गोल्ड का एज इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ कॉमा आ गया, गौर से देखो ये कॉमा है। तो एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो हम लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड है, गोल्ड का जो डिमांड है वो कम होगा और वो पैसा हम लोग केवीपी में लगा पाएंगे। सरकार ने इसीलिए केवीपी की शुरुआत की ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पहला लाइन, दूसरा लाइन और यहाँ तक एकदम क्लियर है हिंदी? कोई डाउट नहीं है हिंदी में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना माइक ऑफ करें, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ कॉमा, तुम्हारे पैसेज में भी कॉमा है, हर जगह कॉमा है, ध्यान से देखो। देखो यहाँ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स मतलब होता है आयात करना, मंगाना। एंड हेल्प सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, फुल स्टॉप। तो जाहिर सी बात है किसान विकास पत्र के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर गोल्ड के डिमांड की क्या हो रही है, कमी करने की बात हो रही है कि गोल्ड के डिमांड को क्या किया जाए, कम किया जाए और उसके जगह पे केवीपी, किसान विकास पत्र को बेचा जाए। तो किसान विकास पत्र जब लोग खरीदने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उस पैसे को केवीपी में लगाएंगे, तो सोने का डिमांड जो है, जहां जो पैसा सोने पर इन्वेस्ट हो रहा था वो पैसा अब केवीपी पे इन्वेस्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि गोल्ड का डिमांड कम होगा एज इन्वेस्टमेंट, निवेश के तौर पर। तो जब गोल्ड का डिमांड कम होगा तो जाहिर सी बात है भारत जो गोल्ड का आयात करता है दूसरे देशों से, भारत का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन दूसरा स्थान है इन्वेस्टमेंट का गोल्ड के ऊपर। और ये इन्वेस्टमेंट से भारत को रेवेन्यू नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक बार गोल्ड मंगाया, लोग खरीदे, ले जाकर बक्सा में रख दिए। अब फायदा तब होता है सरकार को जब दोबारा लोग इसी गोल्ड को मार्केट में लाते, बेचते खरीदते, बेचते खरीदते, तो सरकार उस पर मल्टीपल टैक्सेस ले पाती। एक ही बार टैक्स ली, बक्से में रखा गया। तो कह रहा है कि ये प्रॉब्लम को देखते हुए केवीपी की शुरुआत की ताकि गोल्ड की मांग कम हो जाए। तो जब गोल्ड का मांग कम होगा तो यहाँ सोचने वाली बात है कि ये जो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स मतलब आयात, आयात यानी आयात किस चीज का है, आप देख रहे हैं यहाँ चर्चा गोल्ड का हो रहा है, यानी गोल्ड की आयात की बात हो रही है। तो गोल्ड का आयात बढ़ेगा या घटेगा? यदि भारत में गोल्ड की बिक्री कम हो जाएगी, लोग उस पैसे को केवीपी में लगाना शुरू करेंगे, तो इससे गोल्ड का डिमांड अगर कम होगा तो गोल्ड जो दूसरे देशों से भारत खरीद रहा है, आयात कर रहा है, वो आयात बढ़ेगा या कम होगा? रिप्लाई करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महान पाठक, क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा सर। कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब लोग गोल्ड खरीदना कम कर देंगे। जब गोल्ड खरीदना कम कर देंगे तो गोल्ड का खपत कम हो जाएगा, खपत कम हो जाएगा तो दूसरे देशों से जो आयात कर रहा है वो आयात क्या होगा, कम होगा। तो हमें 2 नंबर में एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसकी हिंदी कम होना होता हो। अब जो बच्चा ध्यान से अगर इस ऑप्शन को पढ़ा होगा तो वो तो जवाब दे देगा। तो मैं एक बार पोल का ऑप्शन देकर चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों ने आंसर क्या दिया है। अब हाँ, क्या हुआ, बोलो केतन। सर डबल आवाज आ रही है आपकी। क्या चीज? डबल आवाज आ रही है, एक ही बात 2 बार आ रही है। ऐसा तो नहीं है जी, आवाज मेरा सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। आवाज साफ आ रही है ना मेरी? हाँ सर। कोई एक बच्चा रिप्लाई करे। यस सर, ठीक है। नेटवर्क इशू है सर। आप लोग शांत, एक लड़का बात करो। महान पाठक से हम पूछ रहे हैं, आवाज आ रही है महान पाठक? यस सर, अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो केतन, तुम्हारा नेटवर्क स्लो है, मेरा नेटवर्क सब लोगों के मोबाइल में दिख रहा होगा।
जितने भी बच्चे लाइव कर रहे हैं, देखो सारा का सारा डंटा खड़ा है, हरा कलर का दिख रहा है ना? नो नो तो सर, ये नेटवर्क फुल है। बाबू तो देखो कहाँ पढ़ो, मेरा नेटवर्क है हरा वाला जो है वो मेरा है, तुम अपना वाला नेटवर्क देखो, हरा मैं वाला जो अपना दिख। ही देख रहा हूँ सर, हाँ तो देखो। 150 से ऊपर का स्पीड है। हाँ तो ठीक है, वो एक बार लीव क्लास करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चों को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है। एक बार ओके लीव ओके सर। करके फिर से उसको ज्वाइन कर लो, ठीक हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, तिवारी जी हाँ सर, आवाज आ रहा है मेरा? खूब खूब बढ़िया, आवाज इको नहीं ना हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पोल का ऑप्शन दे रहे हैं, और ये पोल का ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, पोल का ऑप्शन। चलिए जरा बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दें। जब सब बना कर बैठे हैं तो जवाब फटाफट बताएं, आपने आखिर जवाब क्या दिया है, जल्दी जवाब दें। हालांकि आंसर बहुत से लोगों का सही आ रहा है, फिर भी जवाब जल्दी दें। जल्दी जवाब दें। सारे बच्चे जवाब दे ही चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक का जवाब नहीं आया है, वो है केतन कुमार। केतन कुमार जवाब दे दिए? केतन कुमार जवाब दे दिए हो? चलिए, हमको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक लड़का है जिसका जवाब नहीं मिल पाया है, वो है केतन कुमार, उसका नेटवर्क इशू है। तो यहाँ उसका नेटवर्क इशू है। केतन कुमार आवाज आ यस रहा है सर। अब आवाज आ रहा है ना? यस सर, बी होगा। नहीं नहीं, मेरा आवाज तुमको साफ सुनाई दे रहा है ना? नहीं सर, डबल आ रहा है, बस दिक्कत यही है, आवाज तो आ रहा है, डबल आ रहा है। तुम्हारा डबल आने का रीजन जानते हो क्या है? दो दो ठो केतन कुमार तुम लोग लाइव हो, देखो 2 केतन कुमार मेरे पास शो कर रहा है। एक साथ जब तुम बोल रहे हो तो 2 केतन कुमार के नाम से दिख रहा है। तो ये कैसे कैसे क्या किए हो देखो, क्योंकि केतन कुमार हम तो तुम हो, और दो दो पता देखो तुम अभी बोले ना, तो 2 ठो केतन कुमार यहाँ पर शो हो रहा है। पता नहीं सर। एक केतन कुमार और एक और केतन कुमार, 2 केतन कुमार हो, इसीलिए तुमको तुमको मेरी आवाज 2 बार सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो क्लास खत्म होने के बाद ही देखा जा सकता है, हालांकि ऐसा नहीं ठीक है होना सर। चाहिए। देखो तुम अभी बोले एक तो केतन कुमार, दूसरा केतन कुमार, 2 केतन कुमार बोल रहा है यहाँ पर। ये कैसे हो गया है? तुम्हारा कुछ दब उग गया होगा या कुछ हुआ कैसे हो रहा है? है? और कैसा हो रहा है? चल खैर, 2 बार सुनाई दे रही है, लेकिन अब मसला यह है कि अभी उसको सुधारने से कोई फायदा नहीं है, अभी क्लास तुम्हारा छूट जाएगा। अभी तुमको मेरी ठीक बात है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, हम क्या बोल रहे हैं? समझने की बात नहीं है सर, बहुत बार आवाज आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। नहीं मतलब हम कॉल करेंगे, आंसर कोई बात नहीं सर। तो तुम्हारा तुम 2 बार आवाज, जो मेरी आवाज तुमको सुनाई दे रही है, एक्चुअली में प्रॉब्लम तुम्हारे साइड से है, क्योंकि तुमको हम दिखाएंगे, अगर रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तुम्हारे 2 केतन कुमार बोल रहे हैं एक साथ, यानी तुम्हारे मोबाइल में एक साथ 2 केतन कुमार चल रहे हैं। तो अभी हमको लगा है ना क्लास, सर कि देखते हैं सर, हम करते हैं, हम कॉल कर रहे हैं, आप पढ़ाइए, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए, हमारे चलते कोई बात नहीं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम इसका रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दिए हैं, तुमको अगर लगेगा तो बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, हालांकि देख लो क्लास। तो हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को समझ चुके हैं, और आंसर भी हमारे सामने आ चुका है। मैं पोल के जरिए आंसर दिखा दूं कि ये यहाँ ग्राफ है, 75 स्टूडेंट्स ने बी कहा है, और बी जो है इसका जवाब सही भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि थोड़ा वर्ड का यूज जान जाए। जो देखो, एक वर्ड है एपोर्शन। एपोर्शन की हिंदी बहुत ही सिंपल है। एपोर्शन का मतलब होता है, मैं इसका साइनो लिख दूं एपोर्शन का, ठीक है, यहाँ मैं मिटा, बांटना होगा, बांटना। हाँ ठीक है ठीक है, तो हिंदी लिखे हो तो अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूट, ये एपोर्शन का साइनो मैंने लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो, स्प्रेड मतलब सबको मालूम है, फैलाना। स्प्रेड मतलब फैलाना या फैलना। और देखो 2 वर्ड है, एक कर्टेल और एक मार।
एपोर्शन मतलब बांटना हो गया, स्प्लिट मतलब फैलाना हो गया। देखो कर्टेल और मार, पहले मार समझा दे। मार का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, तबाह करना। तो देखो मार जो है वो कहाँ यूज होता है, मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली 3 जगह यूज होता है। ठीक है, ये बेसिकली 3 जगह यूज होता है। जैसे मान लो एक बहुत ही खूबसूरत सा कोई चीज है और उसकी सुंदरता को तुमने पूरी तरह बिगाड़ दिया। ब्यूटी यानी किसी की सुंदरता, कोई लड़की बहुत सुंदर है, उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया किसी ने, उसकी सुंदरता को खराब कर दिया। फूल बहुत खूबसूरत सा है, तुमने उसे तोड़ करके हाथ से मसल करके बर्बाद कर दिया। किसी की खूबसूरती को तुम अगर पूरी तरह बर्बाद करते होते हो तो मार। अगर कोई आदमी किसी काम में बड़ा माहिर है, परफेक्ट है, और तुम उसको रोज नशा उशा का सामान देकर उसके अंदर का परफेक्शन खत्म कर देते हो तो मार। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और तुमको कोई गलत आदत पकड़ा दे, गलत चीज तुमको दे दे करके तुम्हारा आदत बिगाड़ दे और तुम्हारा करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दे तो मार। तो मार का प्रयोग सुंदरता को खराब करने के लिए यानी डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के लिए, परफेक्शन को बर्बाद करने के लिए, किसी का करियर अगर तबाह करना है तो मार। इस क्वेश्चन में ना तो करियर की बात हो रही है, ना ब्यूटी की बात हो रही है, ना ही परफेक्शन की। इस क्वेश्चन में गोल्ड के डिमांड को कुछ कम किया जाना है। इसका मतलब जब डिमांड थोड़ा कम होगा तो इंपोर्ट भी खत्म नहीं होगा, कम होगा। खत्म नहीं होगा, कम होगा। और ये मार तो यहाँ तबाह करने के लिए, इसलिए मार का यूज पूरी तरह गलत है। और आंसर क्या है? कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, धीमा करना, कम करना या धीमा करना। तो एक बार हम पूछ रहे हैं, पहला और दूसरा ये दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना सभी का जी? यस सर। यस सर। ठीक है, मार का यूज समझ में आ गया? यस सर। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब जब मार समझ में आ गया है तो हम लोग मूव ऑन करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन के लिए तो 7 से 9 के बैच को अभी कंजंक्शन पढ़ाया जा रहा है, वो अपना कॉन्सेप्ट अगर कंजंक्शन का यूज करे तो भी बना सकता है। तो यहाँ मैं पहले समझा दूं। देखो यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इंपोर्ट को कम करता है और हेल्प सेविंग्स, सेविंग्स मतलब बचत, बचत पैसा को जमा करने में मदद करता है। कौन? ये केवीपी, किसान विकास पत्र। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को भी बढ़ाने में मदद करता है। यहां करके देखो फुल स्टॉप, ये सेंटेंस खत्म हो गया। यहां से दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। हाउसहोल्ड financial savings rate dropped to 7.2% of GDP in 13-14। देखो 13-14 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का जो ईयर है, उसके आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि फिनेंशियल सेविंग्स, फिनेंशियल का मतलब अपने शब्दों में समझो तो पैसा, मनी, कैश, लिक्विड मनी। तो जो फिनेंशियल सेविंग्स रेट है वो ड्रॉप मतलब क्या हुए? गिरे, गिर गए, कम हो गए। सरकार को ऐसा समझ में आ गया कि फिनेंशियल सेविंग कम हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी पैसा आ रहा है, जैसे मान लो कि मेरा आमदनी थोड़ा बहुत है, हम 15-20 हजार कमाते हैं, तो 6 महीने में पैसा जमा करके मेरे पास 25 हजार हो गया। तो 25 हजार रुपए में हम ना तो कहीं आधा कट्टा जमीन ले सकते हैं, ना ही कहीं हम, है ना, पाभर जमीन ले सकते हैं। तो हम 25 हजार में कोई प्रॉपर्टी तो बना नहीं सकते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आया कि जो गोल्ड है उसका दाम बढ़ रहा है ना, गोल्ड का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते देखिए तो 45,000 50,000 रुपए भरी चला गया। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि 25,000 में तो कोई जमीन मिलेगा नहीं, और 25,000 अगर बैंक में रखेंगे तो इसका कोई ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, 25,000 रुपए का गोल्ड खरीद लेते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर 25,000 का गोल्ड खरीदेंगे तो जरूर है कि 6 महीना बाद ये 28,000 रुपया हो जाएगा, है ना। अगर 2-3 साल छोड़ दिए तो पता चला कि 50,000 रुपया भरी सोना है, कल को 70, जैसे कि आप देख रहे होंगे 2013-14 में, पता नहीं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे लगता है कि 13-14 में सोना का रेट बहुत होगा तो 22,000 या 23,000 रुपये भरी चल रहा होगा, या हो सकता है कि 20,000 रुपये भरी चल रहा होगा। तो 13-14 में 20,000 और आज जो है मान के चलो 50,000, 45 या 46,000। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जो लोग 14,000 में अगर 5 लाख रुपए का सोना खरीदे होंगे तो आज उनका सोना डबल से भी ज्यादा का हो गया। तो लोगों को यही समझ में आ रहा है कि 25,000 रुपए 6 महीना में कैसे कैसे काट करके जमा किए हैं, तो 25,000 में हम कहाँ जा करके
जमीन जायदाद खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। अब बैंक में रखेंगे तो सरकार उतना इंटरेस्ट देगी नहीं, तो इससे अच्छा है कि उस पैसा को इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करो? तो देखिए यहाँ कहाँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो अब जब लोग अपना पैसा को गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि समझ में आ गया कि बैंक में रखने से इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, अब 25-30 हजार का जमीन मिलेगा नहीं, तो उस पैसा को गोल्ड में लगा दो, ताकि गोल्ड का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमको लाभ होगा। तो जब लोग पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, तो क्या हुआ कि गोल्ड खरीद करके घर में रख दे, सरकार को उससे टैक्स, ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, जितना सरकार चाहती है उतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। और गोल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा भारत का इन्वेस्ट होता है पेट्रोलियम के बाद। देखो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पेट्रोलियम पर है, सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ है? गोल्ड पर है। तो गोल्ड पर जो अगर इन्वेस्ट सरकार कर रही है, तो उससे सरकार को रेवेन्यू उतना नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार देख रही है कि लोग आखिर अपना पैसा कर क्या रहे हैं, तो गोल्ड में लगा रहे हैं। और बैंक में पैसा वो जमा नहीं कर रहे हैं, रीजन मैंने बता दिया, इसलिए नहीं जमा कर रहे हैं क्योंकि बैंक में पैसा रखने से उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि 25-30 हजार रुपया है, ये है, उसको हम जमीन में लगा नहीं सकते हैं, तो बीच का रास्ता गोल्ड ले लो, बढ़ जाएगा दाम। और इससे क्या हुआ कि लोग जब गोल्ड खरीदने लगे, तो जो फाइनेंशियल सेविंग होना चाहिए, बैंक में जाकर के पैसा लोगों को जमा करना चाहिए, वो सेविंग रेट गिर गया। और गिर करके कितना हो गया? 7.2%। यानी सेविंग रेट गिर गया, 7.2% हो गया। यानी लोग बैंक में पैसा रखना कम कर दिए और उस पैसे से गोल्ड खरीदने लगे। आगे कह रहा है कि इट शुड बी रेज्ड, यह बढ़ाया जाना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? ये सेविंग रेट, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार हमारे पैसे से चल रही है, तो हम अपना पैसा अगर बैंक में जमा करते हैं तो सरकार उस पैसे को दूसरे कामों में यूज करती है। अगर हम अपना पैसा बैंक में नहीं रखेंगे तो इससे सरकार को इनकम नहीं होगा। तो सरकार को इनकम जनरेट कराने के लिए बैंक में इन्वेस्ट करना होता है। तो अब यहाँ पर सरकार देख रही है कि सारा पैसा सोने में इन्वेस्ट हो रहा है, बैंक में पैसा आ नहीं रहा है, तो हम लोगों का फिर कैसे आगे का रास्ता बनेगा, कैसे आगे देश चलेगा, कैसे आखिर सरकार अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाएगी, बैंक में लोग पैसा नहीं जमा कर रहे। तो ये जो ड्रॉप किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग रेट जो ड्रॉप हुआ है, इसको क्या करना चाहिए कि बढ़ाया जाना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया? केवीपी शुरू किया, किसान विकास पत्र की शुरुआत की। किसान विकास पत्र की शुरुआत की और जानना यह है किसान विकास पत्र में आगे क्या हो रहा है, क्या लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है, सोने से ज्यादा प्रॉफिट क्या दिख रहा है। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारे बच्चों को हिंदी समझ में आ गई होगी। बोला जाए, क्लियर है जी? यस सर, ठीक है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो कह रहा है कि जीडीपी जो है वो ड्रॉप किया है, 7.2%, सेविंग रेट हो गया है। तो द आंसर लाइज इन, आंसर छुपा है अब इन बोथ, दो चीजों में छुपा है। कौन कौन चीजों में छुपा है? तो अब यहां से समझो। देखो पहले तो ग्रामेटिकल हम बता दे। देखो यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप है, फिर देखो यहाँ एंड है और एंड के बाद भी वर्ब का चौथा रूप है। कंजंक्शन पढ़े हैं, अगर एंड के पहले वर्ब, एंड के बाद वर्ब का चौथा रूप हो तो एंड के पहले भी वर्ब का चौथा रूप होगा। और आपको पता है कि कोई भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और नाउन के रूप में हमेशा वर्ब का पहला रूप नहीं बल्कि वर्ब का चौथा रूप आता है। तो इनके बाद कौन सा रूप आएगा आप यहां से जज कर सकते हो। देखो अबेट भी वर्ब है, V1 कम करना, रिन्यू भी वर्ब है, ताजा करना, नया करना, रिप्लेनिश भी वर्ब है, इसका मतलब होता है पुनः भरना। जैसे कि ट्रेन उरेन में देखते हो कि टंकी खाली हो गई, मुगलसराय में ट्रेन लगी, पानी भर दिया गया। हमारे घर की टंकी खाली हो गई, पानी भर दिया गया। तो जब पानी के टैंक को बार बार भरते हैं, खाली होने पे भरते हैं, उसे रिप्लेनिश कहते हैं। और यहाँ देखो एक वर्ड है REIN, जब आप बना रहे होंगे तो आपको पता होगा कि REIN, रेन जो वर्ड है, इसकी हिंदी क्या होती है? रेन की हिंदी सब लोग को पता होना चाहिए। हाँ, लगाम लगाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, लगाम लगाना। तो जाहिर सी बात है रेन की हिंदी हो गई लगाम लगाना। तो अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इन के बाद प्रीपोजिशन इन है तो क्या आना चाहिए, और यहाँ इन के साथ भी समझ में आ रहा है क्या आना चाहिए। यहाँ V4 है, आप समझ रहे हैं। फिर आगे जाकर के आप देख रहे हैं इंप्रूविंग द अपील ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स, एंड के बाद फिर V4 है। ये V4 इशारा कर रहा है कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। और दूसरी बात प्रीपोजिशन इन है तो क्या होना चाहिए, हिंदी भी समझ में आना चाहिए कि अब आंसर छुपा हुआ है किस चीज में।
अगर हम सोने के डिमांड को कम करें, लोग केवीपी में इन्वेस्ट करें, सेविंग रेट बढ़े, लोगों के पास 10,000 रुपये आमदनी है, अब पता चला कि 112 रुपया लीटर पेट्रोल है और 200 रुपया लीटर कड़ुआ तेल है और 150 रुपया से लेकर के 190 रुपया लीटर रिफाइंड है, अब प्याज कल को 200 रुपया किलो हो जाए, हुआ तो नहीं हो जाए, तो पता चला कि 10,000 महीना कमा रहा है और सारा पैसा कड़ुआ तेल, रिफाइंड, प्याज, आलू में खत्म, तो उसका बचबे नहीं किया तो बैंक में जमा क्या करेगा। तो कह रहा है कि आंसर लाइज इन बोथ, जवाब छुपा है दो बातों में। किसमें? एक तो इन्फ्लेशन, महंगाई को क्या करना होगा, तो महंगाई को खत्म नहीं किया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है, महंगाई पर लगाम लगाया जा सकता है, महंगाई को धीमा किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देखो, रिप्लेनिश का मतलब पुनः भरना, रिन्यू मतलब फिर से ताजा करना, अबेट मतलब कम करना, अबेट मतलब कम करना। वैसे तुम अगर हमसे पूछोगे सर अबेट का यूज कहाँ होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि जो पानी का लेवल होता है अगर हम उसको कम करते हैं तो अबेट होता है। और ये रेन, रेन मतलब लगाम लगाना, तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि अब इससे ज्यादा बोलेंगे तो हम आंसर बता देंगे। तो इन्फ्लेशन, महंगाई को क्या करना है, और इम्प्रूविंग, बेहतर बनाना है फाइनेंशियल सेविंग के अपील को। लोग जैसा अपील कर रहे हैं कि हमें बैंक में जमा करने के लिए ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, तो उसको भी बेहतर बनाना है। और साथ साथ ऑफर, ऑफर मतलब देना है, क्या देना है, ए वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब कोई सामान, लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल का तात्पर्य पैसे से है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब स्कीम। बैंक को तरह तरह की स्कीम निकालनी होगी ताकि उस स्कीम के लालच में लोग पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें। जैसे कि एक स्कीम केवीपी हो गया, दूसरा स्कीम मान लो एलआईसी हो गया, तीसरा स्कीम कुछ और हो गया, चौथा स्कीम कुछ और हो गया। लोगों को फायदा दिखना चाहिए कि इस स्कीम में पैसा लगाएंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा। तो वो सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है उसको ऑफर करने की बात की जा रही है। तो वैरायटी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये तो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोल का ऑप्शन, चलिए बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब दें, टाइम कम है, फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 3, अब भी डबल हो रहा है सर? नहीं अब ठीक हो गया, एक ही है। अब आवाज आ रहा है ना मेरा साफ? अब आ रहा है। दो तो केतन कुमार हो गया था, दो नहीं 4 गो था, तुम्हारे नाम का 4 गो शो कर रहा था, आप बोल रहे थे तो दू गो तुम्हारा केतन कुमार 2 गो लड़का एक साथ बोल रहा था। चलो जी जल्दी वही। जवाब दो। हाँ ठीक है, चलो जी जल्दी जवाब दो, इसी में पूरा रात नहीं बिता दो। चलिए सब लोग का जवाब हमको आ चुका है। और वंदना कुमारी जल्दी जवाब दीजिए बाबू, बनाए हैं क्वेश्चन ना। वंदना कुमारी आंसर दीजिए, वंदना कुमारी कल जवाब देंगे, सब बनेबे किए हैं। लगभग सब बच्चा जवाब दे दिया है और आंसर भी काफी हद तक सही मिल रहा है, तो यहाँ सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात पूछ रहे हैं जी, मान लो किसी बच्चे का गलत हो रहा है, तो समझ में आ रहा है ना कि गलती क्यों हो रही है, काहे हो रही है, अगली बार क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है? बोल नहीं रहा है। जी सर। चलो देखो, ये 75 लड़कों ने ए कहा, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इनके बाद क्या आता है, V4 आता है, और आगे भी हर जगह V4 की चर्चा है। अब मैं पूछ रहा हूं कि जब हमने यहां तक समझा ही दिया है कि मतलब महंगाई पर लगाम लगाना है और फाइनेंशियल अपील को बेहतर बनाना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की वैरायटी को देना है, प्रोडक्ट्स की वैरायटी मतलब तरह तरह के बैंकों को स्कीम निकालना होगा, तो ये अब ऑफर करना है वैरायटी, तो कैसी वैरायटी ऑफर करना है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ना। अब इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आपको बताना है कि यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है वैरायटी, वैरायटी के लिए इसमें से कौन सी वैरायटी हम लोग को मिलनी चाहिए बैंक के द्वारा। मैं पोल का ऑप्शन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है पोल के जरिए, फटाफट बताएं, चलिए जल्दी करें। जल्दी बताइए।
जल्दी जवाब दें। चलिए, जिन लोगों को पता है वो लोग जवाब दे चुके हैं, जिन लोगों को बनाया नहीं है तब उसका क्या हम कहें, जवाब नहीं दिया है तो क्या बोले। चलो ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पर अब देख लिया जाए। आइए, जिसको जवाब देना था दे दिया है। हाँ ठीक है, ना ना क्या चीज, तो हम कैसे बताएं। हाँ ठीक है, बाकी हम पढ़ा लेंगे तो देखेंगे ठीक है खराब है। ठीक, चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैसी वैरायटी है भाई, स्मॉल वैरायटी। पहले तो स्मॉल वैरायटी देगा तो कभी भी यहाँ पर बैंक में लोग पैसा नहीं जमा, वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, वैरायटी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लिमिटेड सीमित वैरायटी भी नहीं दिया जा सकता है। सीमित वैरायटी अगर देगा कि बस आप गए कि हाँ बैंक में पैसा जमा करना है, कौन कौन स्कीम है, तो हाँ ये 3 गो स्कीम है, स्कीम नंबर ए, स्कीम नंबर बी, स्कीम नंबर सी, पता चला पसंदे नहीं आया। दुकान में गए, कयो कपड़ा है शर्ट का, तो निकालिए तो लिमिटेड स्टॉक है उसके पास, 3 गो शर्ट का कपड़ा निकाल दिया, और है ना इतने हैं, पसंद है तो लीजिए ना तो छोड़ दीजिए। भैया 3 गो कपड़ा में कौन सी पसंद करें। वो अलग बात है कि अगर 30 गो कपड़ा रहता तो हम यही वाला बी क्वालिटी वाला कपड़ा लेते, लेकिन क्वालिटी ज्यादा रहता तो देख करके हमको सबर हो जाता कि हाँ इतना स्कीम है। इसीलिए लिमिटेड वर्ड भी सुटेबल नहीं है। और हाई और वाइडर, आप बोलचाल की भाषा में जब जाते हैं किसी भी मॉल उल में तो क्या बोलते हैं, रेंज क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पर क्या लिखते हैं, हाई रेंज या बहुत ही वाइड रेंज। तो अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब वैरायटी की बात होती है तो वैरायटी हाई नहीं होती है, प्राइस हाई और लो होता है, प्राइस हाई होता है और प्राइस लो होता है। लेकिन जो वैरायटी होती है, प्रकार होती है, वो मैं ग्राफ के जरिए समझा दूं, वो एक वाइडर रेंज में होती है। मतलब दुकान में देखोगे तो बहुत सारा प्रकार है, चारों तरफ एकदम ई रेक भरा है, ऊ रेक भरा है, सब पूरा रेक भरा हुआ है, कोना कोना एकदम डिजाइन से भरा हुआ है एकदम। तो हम बोलते हैं कि हाई हाई रेट होता है, लो रेट होता है, हाई प्राइस होता है, लो प्राइस होता है। लेकिन जो वैरायटी होती है वो वाइड होती है, वाइड मतलब विस्तृत होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो है, कभी भी याद रखिएगा कि वाइड वैरायटी, दुकान में जाते हो तो रेंज मांगते हो, रेंज जरा है कपड़े का रेंज दिखाइए, तो वो हाई रेंज नहीं होता है, वाइड रेंज होता है। वाइड रेंज मतलब होता है चौड़ा, पूरा विस्तृत, बहुत ज्यादा। हाई रेंज अगर कोई लड़का बोलचाल की भाषा में यूज करता है तो वो हाई रेंज का मतलब वो पैसे की बात कर रहा है कि रेंज बड़ा हाई है, मतलब उसका कीमत बड़ा है। हाई प्राइस के लिए होता है और वाइड उसके प्रकार के लिए होता है। इसलिए इसका सही आंसर मैं यहां दिखा दूं, 41 बच्चों ने दिया है, बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हाई और वाइड को लेकर कोई डाउट। चलिए ठीक है माइक ऑफ करो। महान पाठक, कोई डाउट है इसमें, हाई और वाइड को लेकर, क्लियर है। वैसे मैंने आपका आंसर ध्यान नहीं दिया था, क्या आंसर लगाए थे आप। यही सर, बी वाइडर। ठीक है, बहुत अच्छा। वंदना कुमार, ये आंसर तो दिए नहीं थे, पूरा हम चिल्लाते रह गए, बाद में पता ना काची दबाए, क्या आंसर लगाए थे। हाथ उठा रहे हैं, अरे मुंह से बोलिए, क्या आंसर दिए थे। कोई जवाब नहीं। चलो जी, ये वर्ड है, ठीक है। और अब यहां से बहुत आसान है, तो क्या है कि अब 5 यहां तक क्लियर हो गया है। अब फुल स्टॉप के बाद अगला वर्ड है जो केवीपी है, यानी किसान विकास पत्र है, वो ऑफर करता है एनुअल रिटर्न्स ऑफ 8.7% एड हायर देन, कहा गया इसके आगे भी कुछ है, 8.7% कुछ है, छिप रहा है इधर, मैं पैसेज में देख लू। 8.7%, हाँ ठीक है, एक टैड हायर देन, हाँ ठीक है, देन द 10 years G6 yield of 8.2%, making it attractive for the risk averse investors। कितने लोग इस लाइन को समझे हैं हिंदी, यहां से यहां तक की हिंदी समझने वाले कितने बच्चे हैं, जरा हमको परापरी करके रिप्लाई करें, हाथ ऊपर उठाओ, बताओ हिंदी कौन कौन समझा है।
हो गया, हाथ नहीं उठाइए, अरे हाथ नहीं उठा। बोलो बोलो, सुंदर कुमार पांडे सबसे ये पहले तो हाथ हम उठाए, समझे। बोलो बोलो, क्या समझे हो हिंदी? कोई ऐसा बच्चा है? सर हाँ 8.2% से मतलब 10 ईयर में बढ़कर 8.7% हुआ, हायर देन मतलब रुक इतना जाओ, अधिक तक बढ़ा। रुक जाओ, धीरे धीरे बोलो। हाँ बोलो, फिर से बोलो। सर 10 ईयर के बीच में ये जो सेंसेक्स इंडेक्स है ना 8.2% से 8.7% तक मतलब बढ़ते हुआ है, अच्छा, मतलब हाई। और हाँ ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। और कोई बच्चा क्या समझा? और कोई कुछ बोलेगा जो समझाए? घबराओ नहीं, गलत होगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जान रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इसका अलग है, समझने में डाउट हो सकता है, तो हम देखना चाहते हैं क्या समझो, ताकि तब ना पता चलेगा कि तुमने क्या सही समझा क्या गलत समझा। कोई और बच्चा है? सर जैसे केवीपी ऑफर कर रहा है, जो एनुअल रिटर्न है वो 8.7%, ये थोड़ा सा हाइयर है जो 10 साल पहले का 8.2% था। बस और बस, ये ठीक है जो ठीक है ठीक रिस्क है लेने ठीक है वाले, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर बाकी बच्चे पता नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन आपका बिल्कुल सही, आपका एकदम सही आपने समझा है महान बाटक। एक्चुअली में देखो यहाँ कह रहा है क्या, कि सरकार को यहाँ पहले बात समझो कि वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देना होगा, फाइनेंशियल सेविंग्स की अपील को बेहतर बनाना होगा, महंगाई पर काबू करना होगा, क्योंकि लोग के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है उसको वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, उसका रेट ड्रॉप कर रहा है, इसलिए किसान विकास पत्र लाएगा। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी मार्केट में बहुत सारे सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ प्लान्स LIC के हैं, कुछ प्लान्स अदर्स हैं। तो यहाँ पर सरकार ने क्या देखा कि बाकी के ये जो समझो ये 10 इयर्स G-Secs, ये अगर तुम कभी गूगल वगैरह पे सर्च करोगे कि 10 इयर्स G-Secs क्या है, तो पता चलेगा एक सरकार की ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान जो 10 सालों के लिए हो, यानी एक सरकार का प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान जिसका पीरियड 10 सालों का, यानी पैसा तुमने आज शुरू किया निवेश करना, या आज तुमने निवेश किया तो ये पैसा अब तुमको 10 साल के बाद मिलेगा, यानी तुम्हारी मैच्योरिटी 10 साल के बाद होगी। इसे ही हम कहते हैं 10 इयर्स, पंकज कुमार माइक बंद करो, 10 इयर्स G-Sec, 10 इयर्स G-Sec। तो जितने भी 10 इयर्स G-Sec है वो यील्ड मतलब देना होता है, सौंपना होता है। कितना 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 रेट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं 8.2%। अब ये देखो, ये जो किसान विकास है ये ऑफर करता है एनुअल रिटर्न 8.7, और ये टैड हाइयर यानी थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि बाकी जो 10 इयर्स के इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं सालाना। मतलब ये कि अगर साल में तुमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है उसमें, तो इसका मोटा मोटी 8.2% निकाल लो कितना हो जाता है, उसको तुम निकाल सकते हो। अब मैथ्स पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार दोगे ये, तो यहाँ से तुम करोगे कैलकुलेट, तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 8,200। 8,200। 8,200 8,200। तो 8,200, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पर 8,000 अगर 200 रुपया आ रहा है दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान से, जो कि 10 सालों के लिए है मैच्योरिटी पीरियड, उसके तुलना में अगर कोई लोग केवीपी में इन्वेस्ट करे तो उसको 8.7 मिल रहा है, मतलब उसको साल में कितना मिल रहा है, 8,700। तो लोग को अब समझ में आ जाएगा कि भैया सोना अगर खरीदते हैं तो हमको साल में 1 लाख का सोना अगर खरीदेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हमारा सोना 1,10,000 का हो जाएगा। सोना इन्वेस्टमेंट करने पर उसका रेट बढ़ता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है। अब 3 साल 4 साल लग जाता है 30,000 से 40,000 रुपया भरी आने में। तो यहाँ समझना है कि अगर हम ये पैसा, अगर 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट कर देते हैं केवीपी में, तो यहाँ 8700 रुपया साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा सेफ भी है। और दूसरे 10 ईयर वाली योजना में अगर करेंगे तो 8200। तो लोग को लगेगा कि इसमें ना करके किसमें करें, 8700 में। और फिर लोगों को लगेगा कि गोल्ड से कहीं ज्यादा हमको इसमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.7 का मिल रहा है। तो लोगों के मन में आ जाएगा कि गोल्ड से कहीं ज्यादा ये सेफ है, ज्यादा इसमें फायदा दिख रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग केबीपी ले लें और 8.2 8200 वाले को छोड़ दें, क्योंकि दूसरे प्लान में कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारी बातें दिखाई जा रही है, इसलिए केबीपी ऑफर करता है ये सब।
और यही ऐसी चीज है, मतलब ये मेकिंग, ये जो 8.7 जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है, ये मेकिंग इट अट्रैक्टिव, ये केवीपी को बहुत ज्यादा आकर्षक बना दे रहा है। किसके लिए? फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। देखो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले तो एवर्स का मतलब होता है विपरीत, ये तुमने डिक्शनरी में देखा होगा, एवर्स मतलब विपरीत। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिस्क लेने वाले। रिस्क लेने वाले का मतलब ये हुआ कि आप समझ ही रहे हो, जैसे मान लो दिवाली है, 1 लाख का पटाखा लेकर आए, बिका तो बिका, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, रिस्क वो ले रहे हैं। और एक इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं, सेफ जोन में बिजनेस करते हैं। उनको लगता है कि मेरा पैसा डूबे में नहीं, और अगर डूबता है तो इसकी कोई गारंटी ले कि डूबेगा तो पैसा वापस करेगा। एक होता है रिस्क लेता है, तो जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। नो रिस्क नो गेन। तो कहने का मतलब है कि इसलिए कह रहा है कि जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, एवर्स मतलब विपरीत, वो इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, एवर्स का मतलब विपरीत, रिस्क के विपरीत काम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, तुम बोले कि 1 लाख रुपए है, हम एक काम करते हैं सर, दिवाली में जा रहे हैं, पटाखा लेकर आएंगे, बेचेंगे। पता चला कि 1 लाख का पटाखा में से 80,000 का पटाखा बिका, 20,000 का बच गया। अब तुम्हारा तो फायदा छोड़ो, पूंजी ही 20,000 रुपया फंस गया, यहाँ तो लॉस हो गया। ये रिस्क है। लेकिन कहीं कभी ऐसा भी हुआ कि तुम्हारे पास 1 लाख है, पटाखा लाने गए, पता चला कि 1 लाख का पटाखा बिक गया और इससे तुमको 1.5 लाख 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो तुमने रिस्क लिया, तो तुम विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर तुमने 50,000 रुपए कमाया। इसमें तुम्हारा प्रॉफिट भी हो सकता था, नुकसान भी। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बोलते हैं कि भैया हमारा पैसा है 2 रुपया कमे आए, लेकिन पैसा डूबना नहीं चाहिए, उसे रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क लेने वाले हैं, वो किसान विकास पत्र क्यों खरीदेंगे? 1 लाख रुपए लगा के साल में 8,000 कमाएंगे। 1 लाख रुपए लगाएंगे तो हो सकता है कि रोज वो 2-3 हजार कमाए, रोज 500 कमाए, रोज 500 कमाएंगे तो 15,000 का महीना कमा लेंगे। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि रिस्क क्या लेना है, पैसा आएगा कि जाएगा, डूबेगा क्या होगा, किसान विकास पत्र में लगा दो, कम से कम 8700 रुपए साल में आएगा। तो ये बोल करके इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स को बड़ा ज्यादा क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। बोला जाए एकदम, यहां तक की हिंदी क्लियर है ना जी सब लोग की? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये अब मैं नहीं बोलूंगा। इट कौन है? केवीपी। इट ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। लचीलापन को ये क्या करता है? देखो ये डिनाई, डिनाई मतलब होता है मना करना, या तुम तो समझ ही रहे हो, इनकार करना, इनकार करना। गेट मतलब पाना। पीछेस, पीछ मतलब जैसे कि खड़ा करना या बैठाना, है ना, या स्थिर करना। सिंपल शब्दों में कहें तो स्थिर, स्थिर करना, ठीक है, बैठाना, स्थिर करना। और ऑफर मतलब देना। तो यहाँ मैंने सारा हिंदी बता दिया। ऑफर मतलब देना, पीछ मतलब बैठाना, खड़ा करना, स्थिर करना, गेट्स मतलब पाना, और डिनाई मतलब मना करना या इनकार करना। बहुत आसान है। केवीपी 8.7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है और दूसरे 8.2 दे रहे हैं। इससे जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो बड़ा क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और केवीपी ऑल्सो मतलब भी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। लचीलापन क्या? गेट मतलब पाना, पाना का मतलब लेना, और ऑफर मतलब देना। बाकी पीछे बैठाना, खड़ा करना या स्थिर करना, और डिनाई मना करना, इनकार करना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पोल के जरिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताइए, एकदम आसान है ये, एकदम एकदम आसान है, इजी है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान है। जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें, समय कम है। बहुत से लोग का आंसर तो सही आ रहा है एकदम। सर 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर बताए हैं ना जी हम। छूट गया सर, थोड़ा बता दीजिए। वाइडर, वाइडर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वाइडर। जल्दी करें, बाकी लोग इतना समय लगा रहे हैं, जब समझ रहे हैं कि एक एक मिनट कीमती है। इंतजार, सोच पर पड़े हुए हैं कि क्या टिक लगाए क्या नहीं लगाए। उनको लगता है कि दिख भी नहीं करता है बटन। 6 लोग हैं, अभी तक नहीं जवाब दिया है। काजल कुमारी, कंचन कुमारी, ऋतिक कुमार, विशाल कुमार, कल जवाब मिलेगा जी। जवाब नहीं आएगा, नहीं किया है।
हटा भी सकते हो। 62 लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, 62। जाहिर सी बात है कि यह क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेता नहीं है बल्कि देता है। केवीपी लेगा क्या है, लचीलापन देता है, लोगों को सामने फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस रखते हैं कि ठीक है भैया, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको सुविधा देता है ना। जैसे हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भैया मेरा फीस अगर मान लो 2000 रुपया है तो तुम एक बार में दे सकते हो, अगर नहीं है तो एक काम करो 500 रुपया भी दे दो, 500 रुपया अगले महीने दे देना, फिर अगले महीने 500 दे देना, फिर अच्छा इतना भी नहीं है तो एक काम करो 10-10 रुपया करके रोज दे दो। अच्छा ये भी नहीं है तो एक काम करो, है ना, तुम एक काम करो, लोन की सुविधा है, लोन लेकर के 10 रुपया दे दो, धीरे धीरे उसको भर देना। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो ये केवीपी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। बोलो जी, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से समझो, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इन्वेस्टर्स कैन आफ्टर ए लॉक ऑफ 2.5 years एंड ऑल्सो देयर सर्टिफिकेट्स एज फॉर लोन्स। ये बात समझनी है। इन्वेस्टर्स कौन है, जो केवीपी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। और समझो केवीपी दूसरे जो 10 इयर्स वाली योजना है उनके तुलना में ये 8.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मतलब ये केवीपी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा कब निकलेगा, 10 साल के लिए ये पैसा आपका वहां पर रुक जाएगा। तो 10 साल के लिए जब ये पैसा रुक जाएगा तो आपको 10 साल के बाद ये पैसा आपका निकल पाएगा। तो 10 साल के बाद जब ये पैसा निकल पाएगा तो जाहिर सी बात है आपका ये पैसा 10 साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। ये देखो समझो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है कि इन्वेस्टर्स कैन आफ्टर ए लॉक ऑफ 2.5 years, यानी 2.5 years के बाद, यानी पैसा आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप चाहते हैं कि हम इस पैसे को निकालें, तो 2 ऑप्शन है। एक तो 10 साल पर मैच्योरिटी हो रही है तो निकाल ले, और अगर आपको पैसा की बीच में जरूरत है तो आफ्टर ए लॉक इन ऑफ 2.5 years, यानी 2.5 साल के लॉक मतलब बाउंडेशन, कि भाई 2.5 साल तक पैसा नहीं निकालना है। 2.5 साल के लॉक के बाद आप इस पैसे को इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अब ये सोचना है। इन्वेस्टर्स इस स्कीम से क्या कर सकते हैं, मान लो इस 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किए, बाद में पैसे की जरूरत आ गई तो 2.5 साल तक तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 2.5 साल के लॉक, 2.5 साल का जो गांठ है ये पूरा होने के बाद उसको उस स्कीम से इन्वेस्टर्स क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। यहां पर मैंने सारे ऑप्शन समझा दिए, लॉक समझा दिया, इंटर प्रवेश करना, एग्जिट बाहर आना, वेंट VENT, वेंट का 2 मतलब होता है, एक वेंट मतलब दरार भी होता है और एक वेंट का मतलब गुस्सा करना भी होता है। वैसे डिक्शनरी में आप वेंट का वर्ड खोजे भी होंगे, कई तरह की हिंदी दिख रही होगी। इन्वेस्ट का मतलब निवेश करना। मैं पोल का ऑप्शन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बहुत इजी है, हर बच्चा इसका जवाब दे सकता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जल्दी जवाब दें, एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ नहीं है इसमें। 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किए हैं, 2.5 साल के बाद हम उस इन्वेस्टमेंट प्लान से क्या कर सकते हैं, यही आपको बताना है, इन्वेस्टर्स क्या कर सकता है। जल्दी जवाब दें, लगता है जिसको आता है जवाब दे दिया, जिसको नहीं आता है अभी सोच रहा है कि हम जवाब दे कि नहीं दे, 3-4 लोग हैं। चलिए तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दूं पहले। 6 नंबर देखिए, 10 साल के लिए तो इंटर पहले ही कर चुका है, लेकिन बीच में पैसे की जरूरत होती है तो 2.5 साल का ये जो बाउंडेशन है पूरा करने के बाद वो फिर से इंटर नहीं करेगा, वो बाहर आएगा। तो बाहर ये इंटर और इन्वेस्ट तो एक ही बात है। 10 साल के लिए पैसा तो इन्वेस्ट कर ही चुका है वो 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया, लेकिन बीच में पैसे की जरूरत होती है तो 2.5 साल के बाउंडेशन के बाद, लॉक के बाद, उस पैसे से वो पैसे को निकाल सकता है, न कि इन्वेस्ट कर सकता है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इन्वेस्ट तो पहला ही दिन कर दिया है और 2.5 साल तक उसने वेट किया, क्योंकि 2.5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकता है, 10 साल का पर मैच्योरिटी है, लेकिन 2.5 साल के बाद पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा, इन्वेस्ट तो पहले ही कर चुका है। 2.5 साल के लॉक के बाद इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए वर्ड है एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर आना। बोलिए इसमें कोई डाउट है जी किसी का? नो सर। 54 लोगों ने बी आंसर नहीं सर। बिल्कुल सही।
तो ये अच्छा डी ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है, ये सब लोगों को समझ में आ गया है ना? यस सर। जो लोग डी लगाए हैं 13 लोग, उनको समझ में आ गया है जी कि डी क्यों गलत है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत आसान है। तो यहाँ पर वारंट, वारंट 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 का मतलब तो बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे वारंट का एक मतलब मैं बता दूं, अधिकार, एश्योर, यकीन दिलाना, डिपॉजिट, पैसा जमा करना, प्लेस, कसम खाना, इसकी हिंदी होती है। अब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं। ऑल्सो देयर सर्टिफिकेट्स, यानी जब आप केवीपी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक केवीपी का एक बॉन्ड मिलता है, एक बॉन्ड मिलता है। उस बॉन्ड पर सारी बातें लिखी होती कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कब मैच्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारी बातें बॉन्ड पर लिखी होती। तो अब उस बॉन्ड पे चूंकि 1 लाख रुपए का आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो 1 लाख रुपए उसका वैल्यू है। आप चाहो तो उसको उसके नाम पर उस बॉन्ड को जमा करके या उस बॉन्ड को गारंटी के रूप में पेश करके बाइक ले सकते हो, या उसके इक्विवेलेंट पैसे से कुछ भी आप कर सकते हो। उतना पैसा कहीं से भी लोन ले सकते हो, क्योंकि वो आपके पास एक प्रूफ हो गया है कि मैंने ये पैसा, मेरे पास 1 लाख रुपया है, बॉन्ड मिल गया है हमको, ये पैसा हमने निवेश किया है। अगर आप हमको पैसा देंगे और ये पैसा मेरा, आप हमको जो दिए हम नहीं दे पाए, ये पैसा डूब गया, बिल्कुल सही है, डूब गया, तो क्या होगा कि आप मेरा ये बॉन्ड रख लीजिए, आप वहां से पैसा रिकवर कर लीजिएगा। ये प्रूफ है। आप बैंक में गए, बोले कि भैया हमको 1 लाख रुपए चाहिए, बैंक बोलेगा प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ के तौर पे क्या करे, अच्छा खेत का कागज रख लीजिए, ठीक है दे दीजिए। आप नहीं पैसा दीजिएगा तो खेत बेच के पैसा वसूलेंगे। उसी तरह से पैसा चाहिए भाई 50,000, प्रूफ दीजिए। अच्छा हाँ मेरे पास LIC पेपर है, LIC का पेपर हम आपको दे देते हैं, मेरे नाम पर है। अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो वो पैसा LIC वाला बॉन्ड वाला पैसा आप ले लीजिएगा। तो ये एक प्रूफ के तौर पे काम कर रहा है। तो जब हम कोई भी पेपर प्रूफ के तौर पर कहीं जमा करते हैं, तो अब बात को समझते हैं। तो उसको जमा करने के लिए कोई डिपॉजिट नहीं यूज करते, डिपॉजिट पैसा जमा करने के लिए होता है। याद रखना है। पहले तो इसका आंसर हम पहले आपका देख लें कि क्या आप आंसर दे रहे हैं, फिर हम आगे एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए पोल के जरिए, उसके बाद आंसर बोलेंगे, समझाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जवाब दें। 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कोई भी बच्चा श्योर नहीं है, बार बार वो अपना आंसर चेंज कर रहा है। चलो बार बार आंसर, यहाँ पे बहुत से बच्चों का आंसर गड़बड़ लग रहा है, बहुत से लोग अपना आंसर चेंज कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये आपका ग्राफ है जो दिख रहा है। वैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं, क्या है कि जो आप जो सर्टिफिकेट्स वगैरह कहीं पर भी आप लोन के लिए जमा करते हैं, उसके लिए डिपॉजिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, और ना ही एश्योर, यकीन दिलाना। यकीन मुंह से दिलाया जाता है, मुंह से। अरे यकीन दिला रहे हैं कि तुमको हम नरेशन पढ़ाएंगे, यकीन दिला रहे हैं कि तुम्हारा कल टिकट बन जाएगा, यकीन दिला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मुंह से जब वो यकीन दिलाते हैं, एश्योर, मुंह से यकीन दिलाते हैं तो एश्योर, मुंह से यकीन दिलाते हैं, बोल करके घबराओ मत, कहे ना है कि तुमको टाइम एंड टेंस पढ़ा देंगे, यकीन दिलाए, एश्योर। अरे मेरा खाना नहीं बना दीजिएगा, हाँ भाई शाम में आपका खाना बना देंगे, यकीन दिला रहे हैं, आप फिर रहिए, एश्योर, मुंह से। लेकिन जब कोई कागज पत्तर जमा करें यकीन के तौर पर कि इधर ये कागज, नहीं पैसा देंगे तो आप क्या कीजिएगा कि ई रख लीजिएगा। एक काम कीजिए, 10,000 रुपया आप कर्जा दीजिए, नहीं देंगे तो इधर ये मोबाइल रख लीजिए, जब देंगे तो दीजिएगा, तो आप इसको बेच के पैसा वसूलिएगा। यानी आप वहां पर कसम खा रहे हैं इसको लेकर के। तो जब मुंह से यकीन दिलाते हैं तो श्योर, और जब कोई पेपर रख करके तब कहते हैं कि इधर ये विश्वास नहीं है, पेपर रखिए, और जब पैसा वापस करेंगे तो पेपर दीजिएगा, और नहीं देंगे तो पेपर बेच करके उससे पैसा अपना वसूल लीजिएगा। तो उस स्थिति में हम लोग प्लेस वर्ड यूज करते हैं, हमेशा याद रखना है प्लेस। आज बता दिए, नेक्स्ट टाइम कभी भी आएगा तो प्लेस याद रहेगा जी। यस सर। और दूसरी बात ध्यान रखिए, जब भी आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए
कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो बोलता है कि प्रूफ दीजिए कि आप पैसा लेकर भाग गए तो हम कैसे वसूलेंगे। तो प्रूफ के तौर पे मान लो तुमने LIC का पेपर रखा, KVP का पेपर रखा, बजाज एलियांस का पेपर रखा, ICICI प्रूडेंशियल फंड का पेपर रख दिया, या फिर अपने खेत का कागज लाकर रख दिया, मकान का कागज लाकर रख दिया, या फिर आपको लगा कि भाई मेरा पैसा बैंक नहीं दे रहा है, हमको लोन चाहिए, तो आपने क्या किया कि पेपर जो है कि अपना कोई भी मान लो आपके पास जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का जो पेपर है वो पेपर ला दिया। तो उस पेपर को आप पेपर नहीं कहेंगे। जब कोई पेपर प्रूफ के तौर पर आप बैंक को देते हो कि भैया 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक का आगे प्रूफ खेत का कागज है, चलेगा? हाँ चलेगा, लाइए। तो वो खेत का कागज अब कागज नहीं रह गया, वो एक प्रूफ बन गया है, वो एक सबूत बन गया है कि पैसा नहीं देंगे तो यही कागज से पैसा वसूलाएगा खेत बेच के। तो उसको अब पेपर नहीं कहेंगे, वो महज एक पेपर नहीं रहा, उस पेपर का नाम बदल गया और अब उस पेपर का नाम हो गया है कोलैटरल। इसे कोलैटरल बोलते हैं। यानी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी आप देखिएगा बैंक में जाते हैं, भैया लोन चाहिए 1 लाख का, कोलैटरल दिखाइए, कोलैटरल। कोलैटरल तो गांव के हम है, कोलैटरल किसको बोलते हैं? कोलैटरल वही कागज दीजिए, प्रमाण दीजिए कि का प्रूफ है कि पैसा लेके भाग जाएगा तो पैसा वसूलाएगा। अच्छा खेत का कागज, अच्छा ठीक है, कागज, अब आप कागज नहीं बोलिए उसको, अब आप बोलिए कोलैटरल। LIC वाला पेपर मेरे पास है, तब LIC का बॉन्ड है, तब बॉन्ड मत बोलिए, अब नाम बदल गया, कोलैटरल बोलते हैं। तो पहले बताया जाए कोलैटरल किसको बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया जी सभी को? यस सर। तो अब यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाए तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा जी? बन गया सर। बन गया। लेकिन हाँ ये देखो हमेशा याद रखना है, देखो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट्स प्लेस मतलब रख रहा है कसम के तौर पर, कि कसम खा रहे हैं सर्टिफिकेट रख करके, पैसा डूब गया तो सर्टिफिकेट बेच के पैसा वसूलिएगा। और ये सर्टिफिकेट किस रूप में है? फॉर लोन्स के लिए कोलैटरल के रूप में है। क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ा जाए? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोलैटरल याद रहेगा? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के लिए हम बस सीधे पोल का ऑप्शन दे रहे हैं। इस क्लोज टेस्ट में ई वाली बात बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए पोल का ऑप्शन दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि बता 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे बनेगा, रेडीमेड क्वेश्चन है ये। बताओ 9 नंबर का, थोड़ा सा भी बच्चा मेच्योरिटी दिखाएगा, समझदारी दिखाएगा, क्वेश्चन बन गया। आंसर काफी लोगों का सही आ रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दें। 8 का बी ना होगा? हमका जानते हैं क्या होगा, तो तुमको बताना है। हमको मालूम रहता तो तुमसे पूछते हैं, अपना बनाओ जो होगा। आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? बी होगा सर। बी होगा, तो बताओ उसको बी होगा, कोलेट्रॉल। इतना चीज बता दिया गया तब वो नहीं समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। हट, इतना समझा दो तब वो गड़बड़ करता है। तो सर ये पोल क्वेश्चन नंबर 9 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का वो तो वो एक बीच में पूछा है 8 तो उसके लिए बोले। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 का आंसर बताइए। सर आप अभी 8 का पोल ही नहीं कराए हैं। 8 नंबर का पोल काहे के लिए कराएंगे, उसका आंसर क्लियर हो गया है ना? यस सर क्लियर। तो हो गया। वो तो पोलो करवाएंगे तो वही आंसर देगा। तो हम इसमें 8 वाले का ही आंसर दे दिए, 9 का आंसर ऐसे। तो उसको बदल दो, बदलाएगा कि नहीं बदलाएगा? रुक जाओ, कैंसिल कर रहे हैं, रुक जाओ। हद है सब भाई, रुक जाओ। आई सब लोग ध्यान दे, आई कैंसिल यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्लियर हो गया। 8 का आंसर है बी ऑप्शन, कोलैटरल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 का बताना है। 9 का जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन। चलो जल्दी जवाब दो जी। नहीं, हाँ बोलिए।
हाँ तो नगमा तैयार हो गई है, तो हम क्लास 5 मिनट में ले लेते हैं, तो जा रहे हैं लेकर। हाँ तो ठीक है, आप लोग बढ़िए, तो हम बाइके से ना आएंगे। अच्छा ठीक है, तो सन्नू को बोलिए क्या वो उठे अपना, बाद में उसका आंसर हम चेक कर लेंगे। सन्नू को बोल दिए उसका 2 क्वेश्चन हम लास्ट में मिलवा देंगे। ठीक है, बोलिए तैयार हो। ठीक, हाँ जी, इसका 9 नंबर का आंसर दे दिया लोग। अब यहाँ इसको मैं पोल के जरिए दिखा दूं। 55 लोग का आंसर ए आया है और ए इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 1000 बार बता चुके हैं, 1000 बार। कभी भी अगर तुमको 2 दिखे या 2 के पहले कभी भी चारों में से एक्सेस वर्ड दिखे, सीधे एक्सेस मार दो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये एकदम सिंपल सा बात है, याद करो। कभी भी ये बात इससे पहले बोले हैं कि नहीं बोले हैं जी? यस सर। चलो हो गया। यस सर। यहाँ देखो कह रहा है क्या कि क्लियरली, साफ साफ, इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट सच एज केवीपी के जैसी जो चीजें हैं वो प्रदान करती है कंफर्ट टू पीपल, लोगों को कंफर्ट देती है, यानी आराम पहुंचाती है। विद लिमिटेड टू फॉर्मल फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब पैसा, कि मतलब आराम से आपको आराम पहुंचाती है, कंफर्ट देती है, ताकि आप आसानी से अपना सेविंग्स वगैरह कर सके। तो ये 2 इस बात का प्रमाण है कि 2 है, इसका मतलब सीधे क्या होगा? एक्सेस। रिच का मतलब पहुंचना होता है, एवेन्यू मतलब जगह होता है, जगह। जैसे कि कोचिंग जिस बिल्डिंग में है उसका नाम है विश्वनाथ एवेन्यू, एवेन्यू मतलब जगह। तुम मोहल्ला में रहते हो, केजी रोड में, पकड़ी चौक पर, जगदेव नगर में, गोरना रोड में, तो उस जगह को इंग्लिश में प्लेस भी बोलते हैं, लोकेलिटी भी बोलते हैं और एवेन्यू भी बोलते हैं। पैसेज मतलब गदांश होता है, पैसेज का मतलब रास्ता होता है, कई चीजें होती है। तो ये क्लियर है, एक्सेस टू बोला जाए, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये एक्सेस टू? और आखिरी बात, लास्ट 10 नंबर, फिर से हम बोल रहे हैं 9 नंबर का एक्सेस टू एकदम क्लियर है ना जी सबका? यस सर। ठीक है, माइक बंद करो। ये जो केवीपी है ये लोगों को प्रदान करती है कंफर्ट, और उनको एक उनको एक एक्सेस मतलब उनको दिलाती है। एक्सेस टू ये फिक्स्ड है, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। उनको फॉर्मल फाइनेंस, क्या लिख रहा है आगे इसमें छुपा हुआ है, फॉर्मल फाइनेंस। हाँ, फॉर्मल फाइनेंस का मतलब उनको एक पैसे की सेविंग तक उनको पहुंच देती है, ताकि आसानी से वो पैसे की सेविंग कर सके। एकदम आसान है ये नो। और आखिरी 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, ये 10 नंबर क्वेश्चन। अभिषेक अपना माइक बंद करें। 10 नंबर क्वेश्चन, पहले पोल करा लेते हैं, उसके बाद आंसर समझाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बोलिए। लोग का आंसर डाइवर्ट हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जल्दी जल्दी जवाब दें। चलो अलग अलग आंसर। यहाँ पर आप लोगों से कुछ लोग का आंसर पूछे, कुछ का आंसर पूछे। चलो 2-4 लोग हैं जो जवाब नहीं दिए। आओ पहले एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझा जाए, और ये जीवन भर याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो इसमें क्या है कि ये जो केवीपी है, केवीपी प्रोवाइड्स करता है कंफर्ट और फॉर्मल फाइनेंस, यानी आसानी से पैसा सेव कर सके, वहां तक आपका पहुंच बना देता है। और मेक्स अवेलेबल लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, और मौजूद कर देता है कि आप लंबे समय तक पैसा को इन्वेस्ट कर सके। लंबे समय का मतलब कितने सालों के लिए? तो 10 सालों तक आप पैसे को इन्वेस्ट कर सके। आपको इस लायक बना देता है कि आपका 1 लाख रुपया है, 10 साल के लिए आप उसमें छोड़ दीजिए, सालाना 8700 आपको मिलता जाएगा। मेच्योरिटी के समय जो भी उसका होगा मिल जाएगा। इसके अलावा मतलब आपको लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट देता है। ये नहीं कि 1 लाख रुपए है तो 1 साल के लिए, ऐसा नहीं है, 10 साल के लिए। 10 साल तक उस इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमा सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन ये कौन इन्वेस्टर्स कमाते हैं? ये देखिए, ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर जो रिस्क लेना नहीं चाहते। इसके अलावा कह रहा है कि इट विल ऑल्सो मेनी अवे फ्रॉम फ्रॉड्यूलेंट स्कीम। ये बहुत सारे लोगों को फ्रॉड्यूलेंट मतलब धोखाधड़ी वाले स्कीम से क्या करता है? बचाता है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्लान्स चल रहे हैं जो कहते हैं कि 1 साल में पैसा डबल। भैया 1 साल में पैसा कैसे? फिर हेरा फेरी है ना, 16 दिन में पैसा डबल। इस तरह के जो फ्रॉड्यूलेंट 25 दिन में
क्या वो बोलो? अच्छा 32 दिन बोल रहे हैं। हाँ फिल्म बाबू तुम पूरा गौर से देख रहे हो, हम समझ रहे हैं। तुमको हेरा फेरी फिल्म का 32 दिन याद है, बाकी हमारा क्वेश्चन का आंसर तुमको याद नहीं रहेगा। हेरा फेरी में कई दिन बोला था? 16 दिन में पैसा डबल की 32 दिन में डबल, ये तुमको याद है, बाकी हम पढ़ाते कहाँ वो याद है। सर 25 बोले थे, 25। अच्छा 25 दिन में डबल, ठीक है कल तुमसे क्लास में बात कर रहे हैं, कई क्वेश्चन तुमको याद है। तो कहने का मतलब है कि उसके हिमांशु जायसवाल के अनुसार 25 दिन में पैसा डबल फिर हेरा फेरी में। तो क्या है कि फ्रॉडुलेंट स्कीम्स इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं। अब उससे भी बहुत सारे लोगों को क्या करता है, बचाता है। अब बचाता है दिमाग में आया, बच्चे उठे सीधा सेव मार करके निकल गए। सवाल ये कि जानबूझ करके सेव दे रहा है कि तुम इसके झांसे में पड़ो। सबसे पहले तो जानना होगा कि सेव के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है। जैसे मैं तुम्हें आग से बचाता हूं, एग्जाम्पल, मैं तुम्हें आग से बचाता हूं, आई सेव यू अगेंस्ट फायर। मैं तुम्हें आग से बचाता हूं, आई कीप यू फ्रॉम फायर। ओह सॉरी, मैं तुम्हें आग से बचाता हूं, आई कीप यू फ्रॉम फायर। देखो ये अंतर है। सेव के साथ कॉम्प्राइजेस अगेंस्ट। सेव जब आपको हम किसी चीज से बचाते हैं तो सेव के साथ अगेंस्ट यूज करते हैं, जबकि कीप के साथ फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब तुम डिक्शनरी में भी दोगे तो पता चलेगा दूर रखना, बचाना। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि यह जो है बहुत सारे लोगों को फ्रॉडुलेंट स्कीम से बचाता है। तो बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं। होल्ड का मतलब रखना, और मैनेज मतलब प्रबंध करना। ये आंसर से कोसों दूर है। बचाना, तो बचाना के लिए हमारे पास अब कौन से ऑप्शंस है? होल्ड मतलब रखना, इंतजार करना, वेट करना, और मैनेज मतलब प्रबंध करना। सी और डी सीधे गलत है। क्या लग रहा है कि सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है? कोई भी बच्चा रिप्लाई करे। नहीं सर। नहीं। सर अब सेव होगा और सर, सेव और कीप में लड़ाई है। लेकिन आप जान जाओ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, 99% क्वेश्चन बच्चे सेव मार कर आ जाएंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं सेव से? जो बच्चे ए टिक नहीं लगाए, सर। देखो यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है। अगली बार कभी भी इस तरह का, माइक बंद करो, कभी भी उदित कुमार, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर बचाने को लेकर के आता है और सीव और केप के बीच अगर है, तो आप उसका प्रीपोजिशन चेक कर सकते हो। सेव के साथ अगेंस्ट और कीप के साथ फ्रॉम। बोलो, याद रहेगा जी? यस सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर जो गलती हुई है समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पर सारी बातें समझ चुके हैं। सारे पैसेज बोला जाए, पूरा का पूरा पैसेज एकदम क्लियर है सब लोग का? चलो ठीक है। ऐसे एक साथ बोला करो, ऐसे ऐसे हल्ला करके नहीं बोला करो। माइक अपना बंद करो सर हाँ 5 का आंसर क्या? 5 नंबर का आंसर ऑफर होगा, OFFER। यस सर ये माना सर। 6 नंबर का डी होगा ना सर? 6 नंबर का आंसर बी होगा, एग्जिट। ठीक है सर। ठीक है। तनु और कुमारी सर, आप, हाँ आपका सर हो गया 7 नंबर का आंसर डिपॉजिट होगा ना? ना, प्लीज PLEDG ए ऑप्शन समझेबे किए थे। हेरा फेरी का पॉइंट याद रखा है, 25 दिन में डबल। कहने का मतलब है, तनु कुमारी आप हाथ उठा रही हैं, कुछ पूछना है आपको? बोल रही हैं। चलिए, कुछ पूछना है? तनु कुमारी हाथ उठा रही हैं। चलिए, कुछ नहीं पूछना है तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमको एक लास्ट बात बता दो चलते चलते, कि अब हम तुमसे जो पूछ रहे हैं वो समझ लो। जिन लोगों का, अरे हाथ नीचे करो अभय कुमार, बिना मतलब का काम करता है। अनस अली, क्या हुआ बोलो? अनस अली बोलिए। छोट मोट का हाथ उठा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। 10 में 10 अगर किसी का सही हुआ है तो ए ऑप्शन। 10 में अगर 9 किसी का सही हुआ है तो वो बी ऑप्शन। 10 में अगर 8 सही हुआ है तो सी ऑप्शन। 7 सही हुआ है तो डी ऑप्शन, और 6 सही हुआ है तो ई ऑप्शन। टिक लगाएगा। तो अब यहाँ पर पोल का ऑप्शन से हम समझ जाएंगे कौन कितना सही बनाया। जरा बताओ तो कौन कितना सही बनाया। दस का क्या होगा अमरजीत? 10 का क्या होगा? सेव के साथ अगेंस्ट आता है और कीप के साथ फ्रॉम आता है, तो 10 का आंसर हो गया कीप, बी ऑप्शन।
सब तो समझाइए दिए जी, अब क्या समझाए? दस नंबर का आंसर समझ में आ गया ना सबको? सेव होगा या कीप होगा? कीप होगा सर। कीप होगा सर। हाँ ठीक है, कीप चलो होगा भाई सर। एक साथ सब लोग बोलते हैं, इको होने लगता है। ठीक है पहले हाई वाला क्लियर करो, कितना आया क्या आया? चलो ठीक है, सब लोग का जवाब आ गया है। हाँ बिल्कुल हो गया, बस हम 1 मिनट आप समय लेंगे, 1 मिनट के बाद ये लोग क्लास ऑफ, बस 1 मिनट। चलिए जी, हम सबका आंसर देख लिए, कौन कितना है, किसका कितना सही है, किसका कितना सही, किसका कितना। इलियास हुसैन का डी सब कुछ सही, लोगों का ई है, बाकी का सी है, सी। अनस अली का सी, वंदना कुमारी का 10 में 10 सही है, महान पटल ठीक तो है। देखो प्रिंस कुमार है, इसका लगता है 6 से कम है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए, देखिए ये ग्राफ बहुत अच्छा है। 16 लोग का सब सही है, 15 लोग का बी यानी 9 सही है, 22 लोग कह रहे हैं कि मेरा 8 सही है, और 14 लोग कह रहे हैं मेरा 7 सही है, और 2 लोग कह रहे हैं मेरी। चलो ठीक है, बोलो जी, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? नहीं सर।